दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं घटना चक्र की पूर्वावलोकन को और इसकी जो भारतीय इतिहास, इसमें 1990 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस भारतीय इतिहास से आए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे और इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे, एक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री के हर टॉपिक को, जो घटना चक्र में हर टॉपिक दिया हुआ उसको अलग अलग सेपरेट वीडियो से हम उसको कवर करेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपियन कंपनियों का आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो देखते चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया? तो 1498 में। तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर आया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अब क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसको कौन लेकर आया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। क्वेश्चन 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो थे पुर्तगीज या पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने भारत से व्यापार संबंध स्थापित किए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये रिपीट हुआ है दोबारा से 1498। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत उपनिवेश का प्रथम वायसराय बना। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन ने। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। इसमें हमको मिलाना है कि समुद्री यात्री कौन कौन समुद्री यात्री थे और किस देश से थे। तो पहला है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा किससे था? पुर्तगाली था। ये वास्को डी गामा था पुर्तगाली। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के थे? स्पेन। और कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे। और तस्मान जो था वो कहाँ का था? हॉलैंड का। तो इसके हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी। देखें तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। वैसे ही स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड जो वर्तमान में तस्मानिया है तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? मतलब भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो है अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क है, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक गवर्नर बन के रहा था पुर्तगालियों का। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली उपलब्धि थी। तो पहली उपलब्धि क्या थी कि इसने 1510 में गोवा को उसके जो राजा थे आदिल शाह से जीत लिया गोवा। तो गोवा की विजय यानी दक्षिण पश्चिमी समुद्र के तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियों बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, 9,
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन है कि यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, तो ये तो गलत। गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। और इसमें पूछा क्या है? गलत। तो पहला ऑप्शन। अंग्रेजों ने बी ऑप्शन दिखते हैं और अगले। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया है, ये बिल्कुल ठीक है। ये कब लगाया था? 1611 में। फिर पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी ठीक, 1633 में। और डी ऑप्शन देखते हैं, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1476 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से तीन ऑप्शन ठीक है और पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा कर लिया था गोवा पर, उसके जो राजा थे आदिल शाह को हराकर। क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले जो अपना इन्होंने किला बनाया था वो कोची में बनाया था। तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग या प्रथम जो किला बनाया था वो बनाया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। इस समय वह गवर्नर नहीं था, उसके द्वारा 1503 में, और ये कहाँ बनाया गया था? कोची में। तो पुर्तगालियों ने पहला जो अपना दुर्ग बनाया था वो बनाया था कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम कम्युनिटी ट्रेड सेंटर सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो वो थे पुर्तगाली। तो इसमें देखते हैं, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली के व्यापारियों ने भारत में सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया। तो सबसे पहले कहाँ पे किया? द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार का एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। तो सबसे पहले सामुदायिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए थे वो थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 12th, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल ऑप्शन है, आंसर सही होगा हुगली। मतलब हुगली एक ऐसी फैक्ट्री थी, और भी जितनी भी स्थापित की थी उनमें से एक बंगाल में हुगली में थी। तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना, जो कि 1529 से लेकर 38 तक गवर्नर रहा था पुर्तगालियों का, उसने मद्रास के निकट सैंत थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक जमोरिन महमूद शाह के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंशुरा में डचों ने गुत्राबुस्ट किले का निर्माण कराया था और श्रीरामपुर डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। तो सबसे पहले अगर बंगाल में अगर पुर्तगालियों ने अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी हुगली में। क्वेश्चन नंबर 13, पांडिचेरी जो वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है। पहली पांडिचेरी पर सबसे पहले जो कब्जा किया था पुर्तगालियों ने ही किया था। अब पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा ऑप्शन है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये तो गलत है। तो सही आंसर जो होगा वो केवल एक ठीक रहेगा, क्योंकि अब देखते हैं पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो सबसे पहले तो पांडिचेरी पर पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थान स्थापित किया था। दूसरा है पांडिचेरी में इसके बाद डेनिश और डचों ने अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की दूसरे नंबर पर, ठीक है। फिर है जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने अब यहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित की। तो मतलब फ्रांसीसी भी आ गए थे। और अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया, 1793 ईस्वी में।
और जबकि थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। और 3 ऑप्शन देखो किस में नहीं है, तो इन सभी में, तो इसका मतलब ये सभी हो जाते हैं गलत, केवल एक ही ठीक है। और 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 14, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। तो पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था। अभी क्वेश्चन 15 फिर से वही रिपीट हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, जॉब चार्नोक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनोती कलकत्ता का स्थान चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉब चार्नोक को। ये नीचे कुछ जजमेंट हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, तो उसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। फिर है 18, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 17वां क्वेश्चन कि कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता था जॉब चार्नोक ने। 18 क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी भारत के किन लोगों ने आरंभ की? मतलब भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले जो यूनाइटेड ट्रेजर कंपनी थी, किन लोगों ने शुरुआत की थी उसकी की थी डचों ने। तो ऑप्शन हो जाएगा डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच जो हॉलैंड के थे, उन्होंने डच हॉलैंड की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण भी सही है। सबसे पहले अगर हाँ बात करें तो सबसे पहले जो बनाई गई थी यूनाइटेड ट्रेजर कंपनी, वो बनाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा, लंदन के द्वारा। लेकिन ऑप्शन में ब्रिटेन ना होने की वजह से हम इसको लगाएंगे डच। और यदि ऑप्शन में ब्रिटेन और डच दोनों दे रखा तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई थी वो ब्रिटेन ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही बताना है। पहला ऑप्शन है आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तथा डच उपनिवेश था। सही है? सही नहीं, गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी ऑप्शन है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी ऑप्शन है, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसमें समझना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी ठीक है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के क्या राज था? तो ऑप्शन दे रखा, भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी। दूसरा ऑप्शन है, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। सी ऑप्शन है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हैं कि प्रमुख जो सफलता का ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता के जो राज हैं वो बिल्कुल ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। देखो ऑप्शन देख आंसर, उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड की एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो पहला अधिकार पत्र किस ब्रिटिश कंपनियों को मिला था? तो वो कंपनी थी लीवेंट कंपनी।
ऑप्शन होगा लीवेंट कंपनी, आंसर सही आंसर। तो लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार। तो हमें ध्यान रहे कि समुद्री मार्ग से जो अधिकार पत्र मिला था वो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और स्थल मार्ग से व्यापार करने का जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वो लीवेंट कंपनी को हुआ। तो सबसे पहले लीवेंट कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, तथा 1609 में दोनों कंपनियां मिलकर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएंगी। ये कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? वो थे बादशाह थे अकबर। अकबर सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आज से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक भारत का बादशाह रहा था अकबर। क्वेश्चन नंबर 23। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो कौन था उस समय पे? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, कब किया था? 1611 ईस्वी में, और सबसे पहले मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कारखाना था। तो किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था? वो जहांगीर के समय पे 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1613 में कहाँ पर की थी पहली फैक्ट्री? तो की थी सूरत में। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों का विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप सुवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया, तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में एक स्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापित की। तो 1613 में कहाँ पे? सूरत में एक पहली फैक्ट्री आई, परमानेंट फैक्ट्री। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया, तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। तो सबसे पहले 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाई थी? सूरत में। कब? 1613 में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सुवाली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सुवाली के स्थान पर हराया था? ये सुवाली जो जगह है वो गुजरात में है। तो बोलते थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सुवाली के स्थान पर हराया था। क्वेश्चन नंबर 27। तो हम 27 क्वेश्चन मतलब 26 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं अब तक, तो 27 क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था?
तो निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था? वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। तो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में स्थापित की। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, जो कि एक अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया, किसने? ब्रिटिशर्स ने। और फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला जो प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया। तो सबसे पहले किसने? डचों ने। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में लगाई गई थी, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 में लगाई थी, ब्रिटिशर्स ने 1613 में और फिर फ्रांसीसियों 1668 में। क्वेश्चन नंबर अगला वही रिपीट हो रहा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में। 29 है, 29वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वो थी सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यहाँ से इन्होंने बम्बई को स्थानांतरित कर दी। 30 क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। तो पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, लेकिन किसके द्वारा? जो उनके राजा थे, राजा के द्वारा, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। और इनको किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने इसने उपहार के रूप में दिया था। तो क्वेश्चन 31, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था औरंगजेब द्वारा। बम्बई में अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिम समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो औरंगजेब ने किसे भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड। क्वेश्चन अब हम 32 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 तक चला था। ये 46 से लेकर 48 तक। मेन कारण क्या कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, या दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, या अंग्रेजों की कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या डी ऑप्शन अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो डी ऑप्शन है अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। लेकिन ये भी ऑप्शन थे उसमें कि ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी को लेकर भी इसमें लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच भी प्रतिद्वंद्विता। लेकिन जो मुख्य कारण था इस युद्ध का चलने का वो यही था कि अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध था 1746 से लेकर जो 1748 तक चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 1746 युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन अंग्रेज की तरफ से जो कैप्टन थे हॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33।
कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अभी हमने देखा है अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध। तो ये ऑप्शन सही। सूची को हमें मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेकर चालू हुआ, तो 48 तक ही चला था। और इसकी जो ख़त्म हुई थी वो हुई थी एक्सला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। तो ए में 4th। तृतीय कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1758 से लेकर 63 तक चला था ये। और ये इसका जो है वो अनिर्णायक रहा था, तो 3rd हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो 1749 से लेकर 54 तक चला था ये। 1749 से लेकर 54 तक चला था, और इसके समय पे पेरिस की संधि हुई थी। तो ये और प्रथम मैसूर के युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएंगे 4, 3, 1, 4, 3, 1, 2। देखते हैं हम 4 नहीं 4, 1, 3, 2, क्योंकि प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो एक्सला चैपल मतलब सापेल की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक का जो युद्ध था वो अनिर्णायक रहा था, द्वितीय का, सॉरी गलत हो गया था वो। और फिर प्रथम मैसूर युद्ध में तो ब्रिटिश की हार हुई थी। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52 नहीं, गलत। जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1749 से लेकर 54 तक चला था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 बिल्कुल ठीक। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन आंसर भी गलत है, जो कि 49 से लेकर 54 तक था द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो आंसर होगा डुप्ले, आंसर बी। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था तो जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के युद्ध से राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय वेपन नियुक्त करवाया, और साथ ही तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जे.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजना का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे वह अपनी सूझबूझ से जोता और तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की, उससे अत्यधिक लाभ उठाया। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने पहला जो लगाया था वो सूरत में लगाया था। तो लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसके समय पर? लुई 14वें के समय पर, जिसे बाद में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो सूरत में की थी, और ये किसके अध्यक्षता में की थी? कैरो के नेतृत्व में। तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना जो कारखाना स्थापित किया था वो सूरत में किया था 1668 में। और 38 क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके समय पर? फ्रांसीसी तो लुई 14वें के शासनकाल में, अभी ऊपर पढ़ा हमने। 39 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है वो कौन है? काल्वर्ट। 40 क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डचों द्वारा जो कारखाने स्थापित किए गए तो दोनों जगह किए गए थे, चिंसूरा में भी और हुगली में भी उनके द्वारा। तो देखो, अब देखते हैं ऑप्शन। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के एक गांव चिंसूरा में
1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना जैसे चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली के मुख्यालय भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी ने कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, फिर बारगोर, जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर अपनी कंपनियों को स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। फ्रांसीसी दक्कन, क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, उसके पीछे क्या कारण थे? तो कारण क्या थे कि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, या अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या डी ऑप्शन है पौंडीचेरी व्यापारिक सामरिक केंद्र था। तो बी ऑप्शन सही रहेगा कि अंग्रेजों की फौज जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसके सामने फ्रांसीसी टिक नहीं पाए। फ्रांसीसियों की पराजय का जो एक मुख्य कारण उनकी कमज़ोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि 7 वर्षीय युद्ध के समय, मतलब 7 वर्षों तक चला था उनका युद्ध, उसके समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो क्या है, फ्रांसीसियों को दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि उनके पास उनसे अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, मतलब इसमें बताना कौन सी कब कब आई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बताइए पहले कौन आए थे? तो पहले आए थे पुर्तगाली। तो चौथा ऑप्शन किसमें है ये? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा, इसमें दूसरा, ये तीसरा, ये पहला। सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिशर्स अंग्रेज के बाद आए फ्रांस, फिर आए डेन्स, फिर फ्रांसीसी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि इसमें बताना कौन से ये कुछ स्टेट्स हैं, इस पर किसने रूल किया था। तो पुडुचेरी पर फ्रेंच थे। ठीक है, गोवा पे डेनिस द्वारा रूल किया गया था। और ट्रांकेवर में कौन हुआ था? डेनिस। और सदरास में कौन हुआ था? डच। तो ऑप्शन ए ठीक है कि पुडुचेरी में फ्रेंच, गोवा में पुर्तगीज, ट्रांकेवर में डेनिस और सदरास में डच। क्वेश्चन नंबर 45, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले यूरोपियन को जो अफीम प्राप्त हुई थी वो बिहार से प्राप्त हुई थी। तो यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोरा या अफीम बिहार से प्राप्त हुई। 46 क्वेश्चन है, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये कौन था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे बाद में कौन आए थे? सबसे पहले बाद में आए थे फ्रांसीसी। तो 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में के अनेक राष्ट्रों के साथ व्यापार समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, 1605 में डच आए और 1608 में अंग्रेज, फिर 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार दिए गए ऊपर सबसे लास्ट में कौन आए? पुर्तगीज। सॉरी फ्रांसीसी, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित की? तो डचों ने कहाँ से की? तो डचों के जो प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र थे, जैसे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद और पटना, ये सभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे डचों के। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो निम्न उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देने? तो इनमें से किसने कौन सी जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की थी? तो मृदा के रूप में और उपज के गुणों के आधार पर भूमि की राजस्व का जो मूल्यांकन तो अंग्रेजों से पहले ही
पूर्व शेरशाह सूरी तथा अकबर के दौर किया गया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। तो इस प्रकार से कोई भी नहीं है, मतलब भारत में अंग्रेजों की इनमें से कोई भी देन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी कि अंग्रेज कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा है कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है और ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये कहा था हेनरी डुंडास ने। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 ईस्वी से लेकर 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल के लॉ मेंबर थे। कौन? लॉर्ड मैकाले। कमीशन का प्रधान रहा। इसी ने प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पेनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत में अंग्रेजी की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। क्वेश्चन 51 है, एक्सलास आपेल की जो संधि हुई थी या ट्रीटी हुई थी 1778 में, 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। बिल्कुल ठीक है, ये पहले ही बात हुई थी जो 1740 से लेकर 1748 तक चला था पहला कर्नाटक युद्ध, और उसकी समाप्ति पर ही एक्सलास आपेल की संधि हुई थी और इसके अंतर्गत अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक। एक्सलास आपेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास जो अब अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। क्वेश्चन 52 है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति को मिलना, या अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। जैसे इसमें अंग्रेजों की एक तो बेहतर नौसेना थी, दूसरी बात उनका बंगाल पर नियंत्रण था और बंगाल में क्या अपार धन था, और कंपनी की विभिन्न इकाइयों के समन्वय योग्य और उनका योग्य नेतृत्व आदि ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से जो भारत में अंग्रेज जो है सफल रहे, फ्रांसीसी जो है वो असफल रहे थे। तो इस हिसाब से हमारे जो पहला टॉपिक है घटना चक्र का, पहला टॉपिक जो भारतीय कंपनियों का आगमन, वो कंप्लीट हुआ। होप कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।